अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कोरोना वायरस की टेस्टिंग पाकिस्तान में बढ़ गई है। तादाद बढ़ने के बाद हम ये देख रहे हैं कि जो केसेस की तादाद है वो भी अब बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में जो टोटल केसेस हैं वो 37,218 हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 803 है, जबकि 10,155 लोग रिकवर कर चुके हैं कोरोना वायरस से। पिछले 24 घंटे में 13,700 टेस्ट किए गए, 1430 पॉजिटिव केसेस थे और 33 अमवात हुई हैं पिछले 24 घंटे में। यानी कि जो शरह है पॉजिटिव केसेस की पिछले 24 घंटों में वो 10.4% है। 10.4%। इससे पहले हमने देखा था 12 मई को जो टोटल टेस्टिंग हुई थी उसमें जो पॉजिटिव केसेस की शरह है वो 19% तक पहुंच गई थी, जब टेस्ट किए गए थे 11,850 और जो टोटल पॉजिटिव केसेस की तादाद थी वो 2,255 थी। तो 2 दिन पहले पॉजिटिव केसेस की तादाद 19% हो गई थी, लेकिन 24 घंटे में जो टेस्टिंग हुई है उसके बाद ये शरह 10.4% आ रही है। तो टेस्ट बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में केसेस की तादाद भी बढ़ रही है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ये बताया कि जो प्रोजेक्शंस की गई थी हुकूमत की जानिब से उससे अभी भी पाकिस्तान में केसेस कम है। वज़ीर आज़म ने ये बताया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी जो प्रोजेक्शंस थी वो ये थी कि 14 मई तक टोटल केसेस की तादाद 52,000 हो जाएगी, जबकि अमवात की तादाद 1300 से तजावुज़ कर जाएगी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारी प्रोजेक्शन ये थी कि 14 मई तक 52,000 हमारी इन्फेक्शंस होनी थी और जो अमवात होनी थी वो 1,324। अब 14 मई जो हमने जो परसों गुजरी उसमें हमारे केसेस इन्फेक्टेड कितने हैं, 35,700 और हमारी फौतगियाँ हुई हैं 770। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हम प्रोजेक्शन से नीचे जा रहे हैं। जो प्रोजेक्शंस की गई थी केसेस की तादाद उससे कम है, अमवात की तादाद भी उससे कम है और इसीलिए ये कहा गया है कि जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज है, जो पाकिस्तान में हेल्थ की सहूलियात हैं, वो अभी तक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उस पर दबाव पड़ रहा हो, प्रेशर बढ़ा हो। अभी तक जो तादाद है वो कंट्रोलेबल है। आज वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि अब ये वायरस की जो वैक्सीनेशन है वो अगले 1 साल तक नहीं आनी है और इसीलिए ये वायरस हम में रहेगा और हमें इस वायरस के साथ रहना सीखना होगा। और इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर शख्स को एहतियात करना होगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा ताकि ये वायरस उसको ना हो और उससे किसी और को ना हो। जो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स दुनिया में बैठे हैं, साइंटिस्ट बैठे हैं, वो सारे एक ही बात कह रहे हैं कि इस साल तक तो वो वैक्सीन नहीं निकलने लगी। तो अगर इस साल तक वैक्सीन नहीं निकलने लगी तो इसका मतलब कि कोरोना वायरस कहीं जाने नहीं लगी। तो हमें इस वायरस के साथ रहना है। वो कहते हैं कि लिव विद द वायरस। हमें इस वायरस के साथ रहना है। 2 रोज़ पहले WHO की तरफ से भी यही कहा गया था कि ये वायरस रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये वायरस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हमें इसके साथ ही रहना सीखना होगा। There's a long way to go before there's going to be any bells unrung in this response. So I think we need to be clear about that. This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी यही कह रहे थे कि ये वायरस जल्द ख़त्म होगा नहीं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो लॉकडाउन था उसमें कहीं कहीं उस लॉकडाउन को ख़त्म किया गया है, कहीं कहीं इस लॉकडाउन में नरमी आ रही है और पाकिस्तान में भी यही सिलसिला जारी है। पिछले हफ्ते ये ऐलान किया गया था कि आहिस्ता आहिस्ता इस लॉकडाउन में नरमी करना पड़ेगी, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि वायरस भी यहाँ पे रहे और हम मुस्तकिल लॉकडाउन करें, क्योंकि इससे मईशत तबाह हो जाएगी, गरीब आदमी पे बोझ ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए फैसला किया गया वफाक और तमाम सूबों की जानिब से कि अब आहिस्ता आहिस्ता फेज़ वाइज इस लॉकडाउन में नरमी लानी है। इस हवाले से आज असद उमर साहब ने जब नेशनल असम्बली में बात की तो उन्होंने ये बताया कि जो इमरान खान 2 महीने पहले खदशात का इजहार कर रहे थे कि अगर मुस्तकिल लॉकडाउन हुआ तो इसके बड़े मनफी असरात होंगे, अब दुनिया भर में इमरान खान की इस बात को माना जा रहा है और इसीलिए दुनिया भर में ये देखा जा रहा है कि लॉकडाउन में नरमी का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम दुनिया आहिस्ता 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 वहीं पहुंच रही है जहां पर यह सफर शुरू होने के वक्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसी डिसीजन था। उन्होंने जब शुरू में यह बात की तो बहुत सख्त तनकीद की गई, उनकी तवाज़ुन की जरूरत है। आपने अपने लोगों को माशी बदहाली से भी बचाना है, उनका रोजगार छीनने से भी बचाना है, उनको जो तमाम मसाइल माशी बदहाली से आते हैं उनसे भी उनको बचा कर रखना है और साथ साथ कोशिश ये करनी है कि वबा ऐसे ना फैले कि आपका सेहत का निज़ाम मफलूज हो जाए। यही आपको नजर आ रहा है दुनिया के अंदर।
असद उमर कह रहे थे कि इमरान खान जो बात पहले से कर रहे थे आज दुनिया भर में भी यही देखा जा रहा है। पिछले दिनों मुराद सईद साहब ने भी, वफाकी वजीर हैं, उन्होंने भी असेंबली में यही बात की थी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात की है, न्यूयॉर्क के गवर्नर ने भी वही बात की है, इमरान खान को कोट किया उन्होंने। लेकिन हकीकत यह है कि न्यूयॉर्क सिटी में जो लॉकडाउन है उसमें कोई नरमी नहीं आई है, बल्कि आज ये फैसला किया गया है कि न्यूयॉर्क सिटी में जो लॉकडाउन है उसको 13 जून तक बढ़ा दिया गया है। जो लॉकडाउन आज खत्म होना था अब उसकी तौसी कर दी गई है और ये लॉकडाउन 13 जून तक जारी रहेगा। लेकिन बहस पूरे मुल्क में जारी है और आज वजीर आजम ने यह कहा कि गरीब आदमी के लिए हम ये भी चाहते थे कि जो ट्रांसपोर्ट है वो खोल दी जाए, क्योंकि अमीर आदमी अपनी गाड़ी में सफ़र कर सकता है, गरीब आदमी के लिए मसला है वो अपनी जॉब पे नहीं जा सकता, उसके रोज़गार के मसाइल होते हैं जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम बंद करते हैं। तो वो कह रहे थे कि मैं तो इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि ट्रांसपोर्ट भी खोल देना चाहिए, लेकिन तमाम सूबे इस पर मुत्तफिक नहीं हैं। अब हम ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं, समझ जाइए कि हम सबसे ज़्यादा नुकसान अपने गरीब आदमी को पहुँचा रहे हैं। इसलिए मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। अगर अमेरिका जैसी जगह जिधर 2-2 हज़ार लोग दिन में मर रहे हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बंद की, अगर यूरोप जिधर यूरोप के अंदर एक दिन के अंदर 800 लोग, अभी भी 500 लोग मर रहे हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की, एयर ट्रैवल बंद नहीं की, हमने क्यों ये बंद करके रख दी है? और हमें पता होना चाहिए इसका असर पड़ेगा, इसकी इकॉनमी पे भी असर पड़ रहा है। वज़ीर आज़म कह रहे थे हमने एयर ट्रैवल भी बंद कर दी है, हमने ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी है, जिसके मनफी असरात मईशत पे आ रहे हैं, हमने क्यों बंद कर दिए, ये भी उनका सवाल था। लेकिन ये फैसले जो हुए हैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने किए हैं और वज़ीर आज़म आज भी कह रहे थे कि जो भी फैसला होता है इत्तफाक राय से होता है। आज उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार ज़रूर किया कि मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्ट खोल देनी चाहिए, लेकिन सूबों का इस पर इत्तफाक नहीं है। लेकिन आज हमने देखा है कि पंजाब में कुछ अहम फैसले किए गए हैं। एक तो ये फैसला किया गया है कि मार्केट्स के बाद अब शॉपिंग मॉल्स को भी खोल दिया जाएगा और इसकी मंजूरी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने दे भी दी है। शॉपिंग मॉल्स में कहा जाता है कि जो SOPs है, मास्क पहन के आना या टेम्परेचर चेक करना, वो SOPs को बेहतर तरीके से फॉलो किया जा सकता है। तो शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएंगे, लेकिन साथ में ये भी फैसला होने वाला है कि ट्रांसपोर्ट को भी खोल दिया जाएगा। कुछ SOPs इसके हवाले से भी तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन इसकी हतमी मंजूरी जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने देनी है। तो हम दोनों सूबों की राय इस पर लेंगे, सिंध की भी राय लेंगे, पंजाब की भी राय लेंगे। इस वक्त मियाँ असलम इनफैक्ट सईद गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। सईद गनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मेरी तो ख्वाहिश है कि ट्रांसपोर्ट भी खुल जाए मुल्क भर में। पंजाब ने इशारा भी दे दिया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर खोलने का। क्या सिंध से बातचीत हुई वफाकी इस हवाले से, और सिंध इस पर क्या सोच रहा है कि क्या अनकरीब ट्रांसपोर्ट सेक्टर खोलना पड़ेगा? एक तो मेरा ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब की तो शुरू से ये ख्वाहिश ही नहीं थी कि कोई चीज़ बंद हो, और शायद जो लॉकडाउन भी हुआ उस पर भी उनकी राय मुख्तलिफ थी। उन्होंने कौम से खिताब फरमाया, कई दफ़ा बल्कि खिताबात फरमाए कई मरतबा, और हर मरतबा उन्होंने लॉकडाउन की मुखालफत की। अलग बात है कि बुज़दार साहब ने भी, महमूद खान साहब ने भी, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने भी लॉकडाउन का फैसला कर लिया था। लेकिन अभी जहाँ तक आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूँ कि जब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें ये फैसला हुआ कि जो फैसले इस आखिरी मीटिंग में हुए थे वो 31 मई 2020 तक थे। यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज जो बंद हैं वो बंद रहनी थी, शॉपिंग मॉल्स बंद रहने थे, शॉपिंग प्लाजास बंद रहने थे, लेकिन मतलब जो चीजें बनती और कुछ काम खोलने की इजाजत दी गई। ट्रांसपोर्ट अलबत्ता एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की, लेकिन अक्सरियत जो वहाँ सूबे थे या जो अफराद थे उनकी राय ये नहीं थी कि ट्रांसपोर्ट को खोला जाए जी। लेकिन आज मुझे थोड़ी सी हैरत इस बात में हुई कि फैसले NCC ने किए कि 31 मई तक होंगे, और आज फिर जो आप जिस तरह बता रहे हैं कि जी कुछ फैसला हो गया और पंजाब ने और शायद दीगर कुछ उनके बिजनेसेस थे ट्रांसपोर्ट की भी सोच रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स भी उन्होंने खोलने की बात कर दी है। तो मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए हर इशू पर, तो बेहतर फोरम जो है वो NCC थी। अगर वज़ीर आज़म समझते थे या कोई और सूबा ये समझता था कि उन्हें कोई और बिजनेस शुरू करने हैं, तो ये ज्यादा मुनासिब होता कि वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग। सईद गनी साहब, क्या शॉपिंग मॉल्स पर आखिरी NCC की मीटिंग में इस पर बात नहीं हुई क्या? क्योंकि आज हमाद अजहर साहब ने यह बताया कि हमने ये मामला जो है सूबों पर छोड़ दिया है, क्योंकि छोटी बड़ी मार्केट्स तमाम खुल चुकी हैं, वो मार्केट्स भी खुल चुकी हैं जहां पे SOP ना सिंध में फॉलो हो सकती है ना पंजाब में हो सकती है, कोशिश ही हो सकती है, और वो भी हमने देखा है पिछले 4 दिनों में क्या हालात रहे। तो शॉपिंग मॉल्स के हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई आपसे? देखिए, जो प्रपोजल दिया था NCOC में फेडरल गवर्नमेंट ने, हमारी तरफ से नहीं था, फेडरल गवर्नमेंट का जो अपना प्रपोजल था उसमें ये लिखा हुआ था कि शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग प्लाजास
जो फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज बंद है वो बंद रहेंगी, और बहुत सारे स्कूल्स और जो एंटरटेनमेंट एरियाज हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर थी कि ये बंद रहेंगे। हमारा प्रपोजल नहीं था, ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रपोजल था, और वही प्रपोजल जो है दोबारा एनसीसी की मीटिंग में आया और वो उसी तरह गया। उस पर फेडरल गवर्नमेंट की एक चीज सिर्फ थी जिसमें लिखा हुआ था कि लार्ज मार्केट्स भी बंद रहेंगी। अच्छा, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि कोई कैटेगराइज नहीं किया गया था कि लार्ज मार्केट से मुराद क्या है, कि कोई एरिया पे होगा, दुकानों पे होगा, क्या मुराद थी। वो सूबों पे छोड़ा गया, तो फिर वो सूबों ने बैठ के तय कर लिया, तो मार्केट्स हमारे यहाँ खुल गई। लेकिन जो बड़े शॉपिंग प्लाजाज हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, उनकी बंदिश का फैसला एनसीओसी में फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी तजवीज दी थी कि ये बंद रहने चाहिए, हमारी तरफ से कोई प्रपोजल नहीं था। तो आज ये कहना है कि हमने बात की थी, कम से कम जो मैंने मीटिंग्स तो अटेंड की उसके अंदर तो कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा, उसके बाद कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है? उस मीटिंग के बाद आप कह रहे हैं कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है जिसमें शॉपिंग मॉल्स के हवाले से गुफ्तगू हुई हो? जी शहजाद, बिल्कुल नहीं हुई। और मुझे तो हैरत हुई, आज मैं वो डॉन में पढ़ रहा था खबर कि उसमें बताया गया कि कल वजीर आजम साहब ने कोई मीटिंग की और उसमें सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर और सूबा बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर शरीक नहीं हुए। बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर का मुझे नहीं पता, लेकिन सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर को उस मीटिंग में बुलाया नहीं गया था, उनको मदऊ नहीं किया गया था। तो जाहिर है उनके जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सही, ये बात तो बिल्कुल उसमें हुआ तो मुझे नहीं पता कल की मीटिंग का। अच्छा, मैं सईद साहब, असलम इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है क्योंकि ये फैसले पंजाब में हो चुके हैं, तो पहले मैं चाहूंगा कि उनकी भी राय इस पे ले ली जाए। असलम इकबाल साहब, ये फैसला आप लोगों ने अपने आप किया है, वफाक से मुशावरत के बाद किया है कि शॉपिंग मॉल्स भी अब पंजाब भर में खोल दिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैं आपकी बात नहीं सुन सका, लेकिन सईद गनी साहब ने अभी जो बात की है उसके हवाले से मुझे थोड़ी सी समझ आई है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। इनकी इतला के लिए और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आज हमारी एनसीओसी की मीटिंग हुई थी जिसमें फेडरल मिनिस्टर इंडस्ट्री, चारों सूबाई वुज़रा और दोनों इकाइयों की नुमाइंदगी वहां पर मौजूद थी, और सिंध से भी जो मिनिस्टर इंडस्ट्री हैं वो उस वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद थे। सुबह 11:45 हमारी मीटिंग हुई। मैंने लाहौर से ज्वाइन किया था, फेडरल मिनिस्टर ने इस्लामाबाद से, सिंध के मोहतरम वजीर साहब ने सिंध से हमें ज्वाइन किया था, वगैरह वगैरह साहब। सिंध के कौन मोहतरम वजीर साहब थे उस मीटिंग में, अगर आप बता सकें? सईद गनी साहब बैठे हैं, उनको भी पता चल जाएगा। जी, इनके सूबाई वजीर इंडस्ट्री बैठे हुए थे सर, क्या इकराम थे। ठीक है, ठीक है, वो एनसीओसी की मीटिंग में मौजूद थे। ठीक है जी। एनसीओसी की मीटिंग जो सुबह 11:15 बजे हुई है, उस मीटिंग के अंदर वो खुद मौजूद थे। जब शॉपिंग मॉल के बारे में बात हुई तो उस वक्त पंजाब ने अपना नुक्ता नजर दिया, उन्होंने अपना नुक्ता नजर दिया, हर किसी ने अपना नुक्ता नजर दिया। जीबी ने अपना नुक्ता नजर दिया, एजेके ने अपनी बात की। अब वहां पर मेरा पॉइंट ये था कि मैंने ये रिक्वेस्ट की, हमने बाजार तो खोल दिए, वो लोअर मिडिल क्लास के बाजार तो सारे खुल गए, वहां पर रश भी देख लिया हमने, सारा कुछ देख लिया, लेकिन जो शॉपिंग मॉल है जहाँ पे एंट्री पॉइंट एक है, एग्जिट पॉइंट दूसरी तरफ से है, तो वहां पर एसओपीज बेहतर अंदाज में जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। और इसको एक खोलने की वजह ये भी है कि मैं क्योंकि ऑल पाकिस्तान शॉपिंग मॉल एसोसिएशन ने पिछले दिनों मेरे साथ मुलाकात भी की और उसके अंदर उन्होंने अपने एसओपीज की बात की कि हम किस तरह से अपने तमाम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के या मुतल्लिका सूबे ने जो एसओपीज बनाए हम उनके ऊपर ना सिर्फ अमल दरामद करेंगे, हम मास्क, सैनिटाइजर, उसके साथ साथ अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता उनके कस्टमर का जो पूल टेस्टिंग पंजाब कर रहा है मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर, अगर उनके किसी कस्टमर का ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द शॉपिंग मॉल उनका कोरोना की रिपोर्ट आ जाती है तो उसके जितने भी मेडिकल एक्सपेंस हो गए उसके ट्रीटमेंट के वो भी हम बर्दाश्त करेंगे। तो उनकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर था जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपना एक नुक्ता नजर ऑल पाकिस्तान शॉपिंग मॉल एसोसिएशन ने जो आपको यकीन दहानी करवाई है, आपको लगता है कि ये पूरा उतरेंगे? क्योंकि आप खुद बाजार में गए उस दिन और आपने देखा क्या हाल था, आप खुद कह रहे थे कि एसओपी फॉलो हो नहीं रहा, लेकिन आप पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे बेहतर तरीके से ज्यादा आसानी से हो सकता है एसओपी फॉलो कंपेयर टू एक जो बाजार जो सड़कों पे है या जो दुकानें हैं या जो मार्केट्स हैं उनसे? देखिए शहजाद भाई, जो मार्केट होती है ना, अभी तो जैसे जो हमारे पास ताजर आए थे वो ताजरों ने आकर बात की बाजार खुलवाने में, तो वो बाजिद थे, लेकिन जब एसओपी को इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो उसका कोई वाली वारिस नहीं बन रहा था। लेकिन क्योंकि शॉपिंग मॉल एक मैनेजमेंट के अंडर जो होते हैं, जैसे इपोरियम है, पैकेजेस है, इसी तरह दूसरे शॉपिंग मॉल जो पंजाब के अंदर बड़े हैं, उन शॉपिंग मॉल का कोई ना कोई एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जो उस मैनेजमेंट कमेटी जो है उस चीज का वजन भी उठाती है, हमारे साथ बातचीत भी करती है। और क्योंकि अगर मंडे को हम खोलने जा रहे हैं
आपस में बामी मशावरत के साथ जो हमने एक दूसरे के साथ अपनी बात को हमने सेकंड किया कि हम शॉपिंग मॉल खोलेंगे, तो मैं इनको विजिट भी करूंगा और फिर उसके बाद आप इस पे जरूर अपना तबसरा भी कीजिएगा कि किस हद तक वो इम्प्लीमेंट कर सके या नहीं कर सके। ये मंडे को पता चल जाएगा। मंडे को इंशाल्लाह साहब ये भी फैसला हो चुका है कि पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया जाएगा। आपके मुज़ाकरात हो चुके हैं, बातचीत हो गई आपकी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से? जी देखें, हमने पंजाब की हद तक जो पंजाब के ट्रांसपोर्टर हैं उनके साथ मैंने और वजीर कानून राजा बशारत साहब ने आज हमने एक मीटिंग को चेयर किया है और उसके अंदर तमाम हमने जो ट्रांसपोर्टर थे उनको बुलाया हुआ था। हमारी उनके साथ दो बातें हुई हैं बेसिकली। एक बुनियादी तौर पर यह था कि जो एसओपीज हैं, बेसिकली 3 तरह की ट्रांसपोर्ट जो है, एक तो है इंटरसिटी है, एक इंटर डिस्ट्रिक्ट है और एक इंटर प्रोविंस है, कि किस तरह से आपने इन तीनों ट्रांसपोर्ट को आपने लेकर चलना है और क्या करना है। हम अपने सूबे की हद तक तो बात कर सकते हैं, हम किसी दूसरे सूबे की बात नहीं कर सकते। हमने अपने सूबे की हद तक उनके साथ बात की है। एक एसओपीज जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बनाए हैं, वो एसओपीज हमने बना लिए कि किस तरह से उसको लेकर चलेंगे। सेकेंडली ये है कि जो हमने उनसे कहा है कि किरायों में कमी, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें जो नीचे आई हैं जी, और जितने परसेंट नीचे आई हैं उतने परसेंट आपने किराए एसी नॉन एसी जो आपकी ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। हमने अपनी तमाम सिफारिशात बनाकर एसओपीज के हवाले से और किरायों के हवाले से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को ऑर्डर कर दिए थे कि आप मुतल्लिका ट्रांसपोर्टर के साथ बैठकर बामी मशावरत के साथ, क्योंकि वो मेन स्टेक होल्डर है, कि कितना किराया होना चाहिए, कितने परसेंट कमी होनी चाहिए, वो तमाम सिफारिशात आज वज़ीर आला पंजाब तक इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगी और मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर पॉजिटिव अमल होते हुए उस चीज को देख लिया जाएगा। और फिर हमारी कोशिश है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही वज़ीर आला साहब फैसला ठीक है, तो हतमी फैसला इस पे वज़ीर आला पंजाब करेंगे। लेकिन मुझे बताइए, जो नुकात सामने आए जिसमें कहा गया है कि बसों में मुसाफिरों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, मुसाफिरों मास्क पहनना ज़रूरी होगा सफ़र के दौरान, दरमियान में 3 फुट का फासला होगा, लोड ज़्यादा नहीं रखा जाएगा इन ट्रांसपोर्ट पर। ये कैसे देखा जाएगा पूरे सूबे भर में? अभी खुद आपने देखा दुकानों का जो हाल था, ये कंट्रोल करना आवाम को भी मुश्किल है, जो दुकानदार हैं उनको भी मुश्किल है। ये कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कंट्रोल कर लिया जाएगा इसको? देखिए, जहां तक मास्क पहनने का तल्लुक है तो ऑब्वियसली उसको तो हम मैंडेटरी कर रहे हैं, वो तो उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे मास्क पहनने। जहां तक अभी बात हो रही थी, लेट्स से अज्यूम करे कि एक बस के अंदर 60 सीटर है, उसको 30 सीटर कर दिया जाए। मीन 30 सीटर इन दैट सेंस कि एक सीट छोड़ के एक सीट पे उसको जो पैसेंजर है उसको बैठाया जाए। अब मसला ये है कि गरीब आदमी की सवारी बस है, जो नॉन एसी में जाता है, एसी में नहीं फर्ज करे जाता, तो वो पैसे बचाने के लिए नॉन एसी में बैठता है। अगर उससे आप एक सीट खाली कराएंगे और फैमिली के 2 या 4 मेंबर्स हैं, एक ही घर से आए हैं, और अगर वो साइड बाय साइड भी बैठते हैं, आगे पीछे बैठ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है गुजारा हो सकता है। अदरवाइज जो उसकी टिकट होगी 500 रुपए वाली, वो 1000 रुपए की चली जाएगी। वो ट्रांसपोर्टर तो एग्री हैं, वो तो कहते हैं कि हम एसओपीज पे अमल कर देते हैं। इंटरसिटी तो ठीक है, लेकिन इंट्रा सिटी जो बसेस होंगी या जो ट्रांसपोर्ट होगा उसके लिए तो बड़ा चैलेंज होगा। वैगन्स हैं, ये तमाम चीजें देखना कि वहां पे 3 फुट का फासला है, तमाम लोगों ने मास्क पहना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो आप आजमा चुके हैं कि बाजारों में क्या हाल था। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उसके हवाले से ये है कि ऊबर, करीब उसकी जितनी भी सर्विस यहाँ पर चलती है, उनके नुमाइंदगान भी, उनके सीईओ और दूसरे वगैरह वगैरह सीईओ आज मौजूद थे मीटिंग के, उनके साथ जो बात तय हुई है, लगते एक फैमिली से अगर मैं निकलता हूँ अपनी फैमिली के साथ, मैं ऊबर या क्रीम पे सफर करना चाहता हूँ और हम फैमिली के 3 मेंबर्स हैं, 2 पीछे बैठ सकते हैं, एक आगे बैठ सकता है, तो इंटरसिटी जो है वो तो इस तरह सफर हो सकता है कि एक ही फैमिली के बंदे बैठे हुए हैं, उसके अंदर कोई नहीं। हाँ, उनका जो कैप्टन है, जो ड्राइवर है, वो मास्क पहनने का उसके ऊपर लाजम उन्होंने किया गया है। और अगली बात कि अगर कोई सवारी उसमें बैठती है और उसके पास मास्क नहीं है, तो ऊबर क्रीम वाले उसको खुद मास्क भी ऑफर करेंगे कि वो मास्क। ठीक है, बहरहाल ये इंतजामिया के लिए एक चैलेंज होगा और जाहिर सी बात है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो लोगों ने खुद भी लेनी है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि पंजाब भर में लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल चुका है, क्योंकि अब मैं जब सोचता हूं कि क्या क्या चीजें बंद हैं तो उसमें शायद शादी हॉल्स, बड़ी गैदरिंग्स, ये चीजें बंद है, बाकी शॉपिंग मॉल भी खुल गया, मार्केट भी खुल गया, इंडस्ट्री भी खुल गई, तमाम चीजें खुल चुकी हैं पंजाब में। जी, आप ठीक कहते हैं, उसमें अभी रेस्टोरेंट भी बंद है, अभी शादी हॉल वो भी बंद है, इसके अलावा कुछ और भी इंडस्ट्री है जो बंद है। लेकिन
बाकी जो इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से, ऑटोमोबाइल के हवाले से भी आज फैसला किया गया जी उसी एनसीओसी की मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर हम तमाम सूबाई वज़रा शामिल थे। उसके अंदर ये फैसला किया गया कि इस इंडस्ट्री को भी खोला जाए जिसमें साइकिल बनाने की इंडस्ट्री है, मोटरसाइकिल बनाने की इंडस्ट्री है, कार बनाने की इंडस्ट्री है, क्योंकि गंदम की कटाई हो चुकी। देहातों में जब पैसा आता है तो वो फिर शहरों के अंदर खर्च होता है मुख्तलिफ इंडस्ट्री। तो जैसे उनकी फसल आई है, अब गंदम बिकी है तो कोई सही। तो पंजाब के हद तक ये कहा जा सकता है रेस्टोरेंट्स हो, मैरिज हॉल हो, इन गैदरिंग्स को छोड़कर ऑलमोस्ट चीजें खुल चुकी हैं। मैं एक ब्रेक लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मियां असलम इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद सईद गनी साहब से भी इस इशू पर मज़ीद बात करेंगे। आपके सामने हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।